टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ओडी में मैथमेटिक्स क्लास 12 में। इसके पहले के टॉपिक हमने काफ़ी करा दिए थे ना। देखो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है क्या फंक्शन, बेसिकली तुम समझ लो। जैसे सपोज दैट आपको ये एक फंक्शन दिया गया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, नाम से क्लियर है इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीज करे, डिक्रीजिंग डिक्रीज करे। अब कैसे इंक्रीज करे कैसे डिक्रीज करे, ये सपोज दैट ये आपका फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग का फंक्शन है, इंक्रीज हो रहा है। अब कैसे पता कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए क्या है कि आप डोमेन पे कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लो। डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस का सबसेट। तो डोमेन में दो एलिमेंट ले लिया हमने, सपोज दैट एक ले लिया x1, एक ले लिया हमने x2, ठीक है। अब x1 के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा आपको, f ऑफ x1, x2 के अकॉर्डिंग ये आपको क्या आएगा, f ऑफ x2। वो x1 आया, x1 के अकॉर्डिंग f ऑफ x1, x2 के अकॉर्डिंग f ऑफ x2। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, ये आपका ओरिजिन था, तो जो x1 है लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2। अब उसके अकॉर्डिंग आपका f ऑफ x1 क्या आया है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में क्या रिलेशन आया, तो f ऑफ x1 छोटा है और f ऑफ x2 क्या है, बड़ा है। तो f ऑफ x1 इज स्मॉल तो f ऑफ x2। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने डोमेन के दो किसी भी इंटरवल पे, अगर a और b पे आप चेक कर रहे हैं कि a और b इंटरवल पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपने दो x1 और x2 एलिमेंट ले लिया आपने इंटरवल a b पे, ठीक है ना। और कैसे लिए हैं कि अगर x1 लेस देन x2 है तो आपका जो फंक्शनल वैल्यू होनी चाहिए f ऑफ x1, ये भी f ऑफ x2 से स्मॉल होनी चाहिए। If x1 is small to x2, then the functional value of f of x1 and f of x2 सेम रिलेशन, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये लेस देन, ठीक है। इसी तरह डिक्रीजिंग वाला अगर एक हमने फंक्शन बना लिया, सपोज दैट डिक्रीजिंग वाला हमने एक फंक्शन बनाया, कौन सा बनाया, सपोज दैट ये एक फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग का है। क्यों डिक्रीजिंग का है समझना, हमने डोमेन का एलिमेंट दो डिस्टिंक्ट लिया, ये x1 ये x2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ x1, क्लियर है ना। यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, f ऑफ x2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो x1 है वो x2 से क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि जो x1 है वो x2 से स्मॉल है, x1 इज स्मॉल टू x2, बट फंक्शनल वैल्यू x1 की क्या आई है, f ऑफ x1, ये समझ रहे हैं। तो जो f ऑफ x1 है और यहाँ से x2 की फंक्शनल वैल्यू क्या आई है, f ऑफ x2, तो इन पे क्या रिलेशन है, जो f ऑफ x1 है ये ग्रेटर हो गया, नहीं बात समझ में, f ऑफ x1 यहाँ पे ग्रेटर हो गया f ऑफ x2 से। तो यहाँ पे इन पे रिलेशन क्या था, इन पे रिलेशन था कि x1 जो है वो स्मॉल है x2 से, बट इनके फंक्शनल वैल्यू पे रिलेशन अपोजिट आ गया, f ऑफ x1 ग्रेटर हो गया x2 की फंक्शनल वैल्यू से। तो ये आपका डिक्रीजिंग वाला फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये आपका डिक्रीजिंग का केस होगा और ये आपका इंक्रीजिंग का केस होगा। ग्राफ आपका ये इंक्रीजिंग वाला है, ये डिक्रीजिंग वाला है, समझ में आ रहा है ना। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि इफ y इक्वल टू fx be a function defined on interval ab be increasing if, कब होगा इंक्रीजिंग, if x1 x2 belongs to AB such that x1 less than x2, अगर x1 x2 से लेस है और वहां पे f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से लेस है तो ये इंक्रीजिंग होगा। एंड इफ x1 x2 आपने a और b इंटरवल पे लिए हैं, कैसे लिए हैं, such that x1 लेस देन x2, बट इन पे फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ x1 ग्रेटर हो रहा है f ऑफ x2 से। यहाँ पे देखो ये लेस था, ये लेस ये ग्रेटर, तो वही इन पे फंक्शनल वैल्यू पर भी वही रिलेशन है, लेस एंड ग्रेटर। बट यहाँ पे क्या है, ये लेस था ये ग्रेटर था, बट फंक्शनल वैल्यू पे रिलेशन आपका अपोजिट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका जो केस था ये इंक्रीजिंग का था, ये डिक्रीजिंग का था। यहाँ पे आपको देखो दो वर्ड आते हैं, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग का केवल केस है तो आप यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे इक्वलिटी भी लगा सकते हैं अगर ये इंक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है वो डिक्रीज
ना करे, कहीं पर भी इक्वल भी वैल्यू ना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये आपको केस लिखा है। ये केस आपके ये जो लिखे हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। यहाँ पे केवल एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे इक्वलिटी आ सकती है, इक्वलिटी आ सकती है, बट यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। जैसे ये वाला केस है, कोई भी x1 और x2 के लिए क्या फंक्शनल वैल्यू उनकी इक्वल आएंगी क्या? ये बात नहीं समझ में आई। जैसे x1 x2 कोई भी तुमने डिफरेंट ले लिया पॉइंट, उनके अकॉर्डिंग आपने फंक्शनल वैल्यू निकाला, यानी f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो इक्वल नहीं आएगा। एक मैंने जैसे छोटा सा दूसरा ग्राफ बनाया, यहाँ पे समझिएगा, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसे गए हम लोग और फिर हम सपोज दैट ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी x1 ले लिया और यहाँ पे आपने कोई भी x2 ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग x1 लेस देन x2 है, बट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आ गया। यहाँ पे इक्वलिटी भी जाएगी इस इंटरवल पे, नहीं बात समझ में? तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस नहीं है, इंक्रीज तो हो रहा है फंक्शन, इंक्रीज तो हो रहा है, बढ़ रहा है, घट तो रहा है, ठीक है ना। नॉन डिक्रीजिंग, तो नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, वहां पे इक्वलिटी का भी केस ना है, यहाँ पे ऐसे लगातार बढ़ता चला जाए, कहीं पे इक्वलिटी नहीं है। बस समझ में आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में केवल इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे इक्वलिटी हो सकती है इंक्रीजिंग में, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में इक्वलिटी नहीं हो सकती, हमेशा इक्वलिटी ही होगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी अगर पॉइंट पे आपको चेक करें, अगर फंक्शन y इक्वल टू fx दिया गया है तो a कॉमा b इंटरवल पे आपका इंक्रीजिंग होगा क्या डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है और किसी पॉइंट पे चेक करना है कि उस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, एक पॉइंट पे पर्टिकुलर, ठीक है ना। इफ y इक्वल टू fx बी अ गिवन फंक्शन, बी अ गिवन फंक्शन increasing or decreasing at a point, सपोज दैट ये फंक्शन कहीं पे डिफाइंड होगा, किसी न किसी इंटरवल पे डिफाइंड होगा, उसी इंटरवल पे वो पॉइंट होना चाहिए। तो अगर एक फंक्शन गिवन है और उस पे आपको किसी एक पॉइंट पे चेक करना है, सपोज दैट उस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया x0, है ना। x0 आपका इंटरवल पे होगा, i इंटरवल पे जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो x0 पे आप कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? किसी एक पॉइंट से कैसे पता कर सकते हैं? जैसे सपोज दैट मैंने कोई भी एक फंक्शन ये लिख दिया, मैंने कहा कि इस x0 पे आप बताइए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपको x0 पे चेक करने के लिए फंक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, उसका मतलब है x0 के नेबरहुड पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज है कि डिक्रीज है। अगर नेबरहुड पे x0 के आसपास की वैल्यू पर अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीज कर रहा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। कहने का मतलब ये x0 है, तो इसके नेबरहुड का मतलब बहुत ही, है ना, आपको पता है x0 प्लस h पढ़ चुके हैं आप लोग, लिमिट और इसमें सब चीज केवल यहाँ पे आपको इस इंटरवल पे चेक करना होगा, ठीक है ना। तो आपको फंक्शन should be increase or decrease at, कहाँ पे होना चाहिए आपको, x0 माइनस h और x0 प्लस h, ठीक है। अगर आपको x0 पे इंक्रीजिंग चेक करना है तो आपको x0 नहीं चेक करना है, ओपन इंटरवल x0 माइनस h और x0 प्लस h पे। यहाँ पे h क्या है, h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, h टेंडिंग टू 0 है आपका, ठीक है ना। तो फिर ओपन इंटरवल पे आपने चेक करना सीखे कि ओपन इंटरवल पे कैसे चेक करते हैं। तो आप इसमें कोई भी दो वैल्यू x1 x2 ले लेते हैं, अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 में वही रिलेशन अगर आ जाएगा तो इंक्रीजिंग होगा, और रिलेशन अगर चेंज हो जाएगा ऑर्डर तो वो आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा है ना। हाँ, तो ये आपको ओपन इंटरवल मिलेगा। तो किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करने का मतलब है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो उसके नेबरहुड पे आप जो नेबरहुड का इंटरवल मिलेगा उस पे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, ठीक है। इसको बंद करना बढ़िया। यहीं पे आप क्लोज इंटरवल का समझ लीजिए कि अगर सपोज दैट y इक्वल टू fx फंक्शन है और आपको चेक करना है कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है क्या क्लोज इंटरवल a b पर,
अभी हमने वो ओपन इंटरवल पे देखा था, ओपन इंटरवल पे आपको चेक करना था कि इंक्रीज डिक्रीज, तो उसके लिए आपने देख लिया। अगर क्लोज पे है तो क्लोज के लिए अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है इस इंटरवल पे, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन वो फंक्शन आपको a कामा b इंटरवल पे इंक्रीज होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि a और b इन दो पॉइंट पर भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर a कामा b पर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ओपन इंटरवल a कामा b पर भी वो इंक्रीज होना चाहिए, और a पॉइंट बाउंड्री पॉइंट आपके जो है उन पर भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसी तरह डिक्रीज के लिए देख लीजिए कि अगर क्लोज इंटरवल ए बी पर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है और आपको चेक करना है कि यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन है कि ये ओपन इंटरवल ए बी पर डिक्रीज हो, और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो बाउंड्री पॉइंट आपके ए हो और बी हो उन पे भी डिक्रीज हो। आपको देखो ओपन इंटरवल पर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पता करना आ गया है, और किसी भी पॉइंट पर भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना आ गया। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल का भी पता करना आ जाएगा इन्हीं दोनों कैटेगराइज से। आप ओपन का पता कर लीजिए और बाउंड्री पॉइंट पे इंक्रीज डिक्रीज पता कर लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक क्लोज इंटरवल पे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका सिस्टम अभी तक हमने जो पढ़ाया है, हम लोग पढ़ के आ रहे थे एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक डेरिवेटिव का यूज आया नहीं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का डेरिवेटिव से कैसे यूज आएगा उसको अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझना। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इन दो एग्जांपल लिखे हैं, इनको समझना है। पहला एग्जांपल जो है लिखा है सो दैट fx = 2x + 5, fx = 2x 5 इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपको जो फंक्शन दिया गया है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसको चेक करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो समझा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है आपको। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि किस पॉइंट पे है क्या है, तो आपको एक इंटरवल पूरा रियल नंबर पे चेक करना है। अगर कोई आपको इंटरवल नहीं दिया गया तो आप रियल नंबर मान के चला कीजिए, पूरा रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, पूरी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये पूरी एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट आप x1 x2 लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस फंक्शन में क्या चेंज आएंगे, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो आपको समझना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, ड्रा करके भी ग्राफ समझ सकते हैं, वो हम समझ लेंगे। आपने सपोज दैट यहाँ से दो पॉइंट x1 और x2 आपने रियल लाइन पे लिया। ठीक है ना, x1 और x2 आपने रियल लाइन पे लिया। अब किस तरीके के लेंगे, अब देखिए अगर ये रियल नंबर है तो क्या रिलेशन हो सकता है, या तो x1 > x2 होगा, या तो x2 > x1 होगा। इक्वल हो सकते हैं लेकिन इक्वल हमें लेना नहीं है, इक्वल लेंगे तो आप क्या पहचान कर पाएंगे, डिस्टिंक्ट लेना है। तो ऐसा हम ले रहे हैं कि x1 > x2, सच है हमने ऐसा ले लिया कि x1 x2 रियल है और x1 जो है स्मॉल है x2 से। ठीक है ना, अच्छा x1 अगर स्मॉल है x2 से, तो आपको देखिए इसमें लीनियर इनइक्वालिटी जो क्लास 11th में था उसका बहुत बड़ा यूज है। ठीक है ना, हाँ, तो लीनियर इनइक्वालिटी की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे इनइक्वालिटी नहीं बदलती है, कोई ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी नहीं बदलती है, डिवाइड करेंगे, तो ये सब बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे लगने वाली है। आपको अच्छा फंक्शन में बनाना क्या है, आपको जो फंक्शन दिया गया है fx वो 2x + 5, इसको चेक करना है। अगर x1 लेस है x2 से, तो अगर आप बोथ साइड पे 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि आपको 2x चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यानी 2x1 ये आपको 2x2 से लेस हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इक्वालिटी नहीं चेंज होगी। नहीं मैं समझ। अब एक आप 5 आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप उसका क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x1 + 5 < 2x2 + 5। अब आपका ये क्या बन गया, ये आपका f(x1) बन गया। अगर आप यहाँ पे f(x1) रखेंगे तो ये आपको क्या बनने वाला है, 2x1 + 5, तो ये इसको आप f(x1) बोल सकते हैं नहीं। और ये आपको क्या है, f(x2) अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका 2x2 + 5 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, f(x2) इस वाले को। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि आपने x1 > x2 लेकर के चले थे और आपने दिखा दिया कि f(x1) भी f(x2) से लेस है। नहीं ना समझ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो आपको गिवन था f(x1) ये करके ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नहीं बात समझ गए। अगर आप देखिए ये दिखा देते हैं कि f(x1) < f(x2) है और आप यहाँ से x1 < x2 दिखा देते तब भी सही हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो f(x1) आप सीधा यहाँ पे f(x1) रखिए तो क्या हो जाएगा, 2x1 + 5 < f(x2) यहाँ पे रखिए, ये आपको आ जाएगा 2x2 + 5 रिमूव हो जाएगा इनइक्वालिटी से,
तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 2x1 लेस देन 2x2, राइट। 2 2 रिमूव हो जाएगा, इक्वालिटी से इक्वालिटी नहीं चेंज होगी, x1 लेस देन 2। तो आप यहाँ से क्या लेकर के चले, ये लेके चले थे ना यहाँ से, और दिखा क्या दिया ये, तब भी आपको पता चल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि आपका जो ऑर्डर था इनइक्वालिटी का नहीं चेंज हुआ। जो एलिमेंट में था डोमेन के x1 और x2 में जो ऑर्डर था वही फंक्शनल वैल्यू पर भी वही ऑर्डर आया है, या जो फंक्शनल वैल्यू पर ऑर्डर था वही उनकी डोमेन की वैल्यू पर आया, इनपुट पर वही आया है। नहीं बात समझ, जो आउटपुट पर ऑर्डर था वही इनपुट पर है, जो इनपुट पर था वही आउटपुट पर है। एक आपको दिखा देना है किसी भी तरीके से, आउटपुट लेके चलो इनपुट में वही ऑर्डर, इनपुट लेके चलो आउटपुट में वही ऑर्डर। तो आप यहाँ से देख रहे हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस बनता है। बस समझ में आ रही है। सेकेंड एग्जांपल आपका क्या है, एक्सपोनेंट वाला है। e की पावर x जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होगा उसको समझना है आपको। अब यहाँ से देखिए आपका फंक्शन क्या है, fx = e की पावर x। तो पूरे रियल नंबर पे आपको चेक करना है, आप रियल नंबर पे लेके चल रहे हैं, x1 और x2 आपने रियल पे ले लिया, ठीक है ना। तो आप x1 देखिए, ये जरूरी नहीं कि x1 यही लिया, तो आप x1 को ग्रेटर ले, वो आपको इनइक्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर x1 आपने ग्रेटर लिया है तो f(x1) ग्रेटर आ जाए f(x2) से, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और इनइक्वालिटी बदल गई तो बस वही डिक्रीजिंग हो जाएगा। आपको ये सिंपल फंडा फॉलो करना है। अब चलिए यहाँ से आइए, तो x1 अगर x2 से आपने इस मान लिया है तो इसके लिए क्या आप समझेंगे, e की पावर x को, e क्या है, e की नियर अबाउट वैल्यू जो होती है वो 2.7 यानी 2 और 3 के बीच में होता है। नहीं बात समझ में आया, e जो होता है वो 2 और 3 के बीच में वैल्यू होती है, नियर अबाउट 2.7 होता है। तो 2.7 1 से ग्रेटर है, और आपको एक्सपोनेंट में पता है कि अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू है और उसकी पावर लगाएंगे तो वो इंक्रीज होगा, नहीं पॉजिटिव पावर लगाना चाहिए बस। और समझ में आ रहा है, जैसे सपोज दैट ये 2 है, 2 की पावर आप 4 लगा रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो गया कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2 ग्रेटर है 1 से, और 1 से अगर स्मॉल क्वांटिटी लोगे उसमें पावर लगाते चले जाओगे तो और घटता चला जाएगा। नहीं बात समझ में, 1/2 जो है ये 1/2 से स्मॉल हो गई क्वांटिटी, और ये आपको 2 से ग्रेटर हो गई क्वांटिटी। इसमें और पावर बढ़ाएंगे तो इससे भी आपकी ये ग्रेटर मिलती जाएगी क्वांटिटी, और इसमें पावर बढ़ाते चले जाएंगे तो स्मॉल मिलती चली जाएगी क्वांटिटी, घटती चली जाएगी जितना पावर बढ़ाएंगे। कब, जब क्वांटिटी 1 से ग्रेटर है तो पावर इंक्रीज के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ती है, और जब 1 से स्मॉल क्वांटिटी है उसमें पावर इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि जो e है वो आपका कैसा है, 1 से ग्रेटर है। तो आप जब x1 स्मॉल है x2 से, तो जो e की पावर x1 होगा वो भी स्मॉल होगा e की पावर x2 से, क्योंकि x1 स्मॉल। नहीं बात समझ रहे, समझ लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आया यहां से समझिए, वैल्यू में लिख के बता रहा हूं। जैसे सपोज दैट 2 स्मॉल है 4 से, 2 स्मॉल है ना 4 से, ठीक है। अब 1 से बड़ी क्वांटिटी आप कोई लीजिए, 1 से बड़ी क्वांटिटी कोई भी ले लीजिए। जैसे आपने सपोज दैट ले लिया 3, तो 3 की पावर 2 करिए और 3 की पावर 4 करिए, तो बताइए यही कंडीशन आएगी कि नहीं, 3 की पावर 2 स्मॉल होगा 3 की पावर 4 से। क्यों, क्योंकि 3 आपने 1 से ग्रेटर लिया है, 3 इज ग्रेटर टू 1, और स्मॉल क्वांटिटी लीजिए आप। बात समझ में आ रहा है ना, आप 1 से स्मॉल लीजिएगा यानी 1/3, तो 1/3 का जो स्क्वायर होगा ये ग्रेटर होगा 1/3 की पावर 4 से। अब बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर 1 से ग्रेटर क्वांटिटी, तो ये जो आपका था e, ये 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर में जो पावर लगाएंगे तो जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी वैल्यू। तो इन दोनों में किसकी बड़ी पावर, ये, क्योंकि x2 ग्रेटर है। नहीं बात समझ में, हाँ। तो यहाँ से आपको ये e x1 क्या है, f(x1), ये आपका क्या है, f(x2), तो ये भी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है। ये बात नहीं समझ में आई, आगे पक्का। हाँ चलिए, नेक्स्ट आपका क्या था, y = e की पावर -x, यानी fx = e की पावर -x में क्या आएगा आप उसको समझिएगा। मैं यही पे बता दे रहा हूं, अगर आपको फंक्शन दिया गया इस बार e की पावर -x, e की पावर -x दिया गया है, तो चलिए आप उसी तरीके से x1 और x2 आपने रियल नंबर पे ले लिया। कैसे लिए कि x1 लेस देन x2 है, ठीक है। तो यहां से आपने क्या देखा, e की पावर x1 भी e की पावर x2 आया, ये वाली कंडीशन से मैं जा रहा हूं। बस समझ में आ गया। अब इनका मैं रेसिप्रोकल करूंगा, इनवर्स, ठीक है। जब इनका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/e की पावर x1 और 1/e की पावर x2 आ जाएगा। यहां पे कोई डाउट, 1/e की पावर x1। अब इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर 2 < 4 है तो
1/2 जो होगा 1/4 में इनइक्वालिटी बदलेगी। यहाँ पे ये लेस है, ये ग्रेटर है, अब इस बार ये ग्रेटर हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा जब आप रेसिप्रोकल करते हैं इनइक्वालिटी का केस। यहाँ पे आपको जब रेसिप्रोकल किया तो ये ग्रेटर हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये आपका क्या लिखा है f ऑफ x1, क्योंकि इसको आप 1/ex लिख सकते हैं, ये f ऑफ x1 लिखा है, नहीं ना समझ? तो ये आपका जो है f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। अब आप देख रहे हैं यहाँ से आपकी इनपुट पे जो इनइक्वालिटी थी, इनपुट पे x1 स्मॉल था बट आउटपुट x1 का ग्रेटर आ गया x2 के आउटपुट। नहीं बात समझ में आया? तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और यहाँ पे अगर इक्वलिटी का भी केस आ जाता, इक्वलिटी का केस आ जाता तो वहां पे आपका ये केस कैसे आ जाता? अगर इक्वलिटी आप लिए होते तो वो इंक्रीजिंग का केस होता, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग डेरिवेटिव से कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करेंगे फंक्शन का, उसका देख लेंगे। ठीक है, अभी तो हमने कोई वैल्यू लिया इंटरवल पे x1 x2, तो वो हमेशा कारगर नहीं होता। ठीक है, हमेशा उससे फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम डेरिवेटिव का यूज करके क्या फंक्शन का निकाल सकते हैं, क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं क्या, वो हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक इंक्रीजिंग का केस लिया था। क्या इंक्रीजिंग का केस लिया था हमने? ये, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग का केस हमने एक क्या लिया था, ये आपका डिक्रीजिंग का केस था। फंक्शन है ये y इक्वल टू fx, फंक्शन है कोई, और ये भी आपका y इक्वल टू fx फंक्शन है। ठीक है ना। अब ये फंक्शन आपको पता है, हमने बता चुके हैं कि ये इंक्रीजिंग का है। क्यों इंक्रीजिंग का है? x1 x2 लेंगे, वहां पे f ऑफ x1 f ऑफ x2 में वही रिलेशन आएगा। यहाँ पे लेंगे तो आपको रिलेशन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका डिक्रीजिंग का होगा, ये इंक्रीजिंग। अब डेरिवेटिव पे आपको समझना है, अगर इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हैं किसी भी पॉइंट पे, सपोज है ये कोई भी इंटरवल की बात हो रही है, अगर ये a और b इंटरवल है, सपोज दैट यहाँ पे a और b इंटरवल पे आप किसी भी पॉइंट पे अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या बताता है? मैंने बताया था, वो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बताता है। जैसे सपोज दैट आपने कोई भी पॉइंट यहाँ पे c कंसीडर किया, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? f ऑफ c आ जाएगा ना। तो f ऑफ c पर जो भी टेंजेंट आप इस फंक्शन में ड्रॉ करेंगे, ये, ठीक है ना, ये आपने ड्रॉ किया ऐसे करके, यही तो आएगा टेंजेंट। तब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपका, ये एंगल है थीटा, तो इसका स्लोप क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा, यही होता है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा। और यही आपका f डैश c भी होता है c पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव f डैश c। नहीं बात समझ में? इस जैसे c पर आप डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश c आएगा ना डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव क्या बताएगा? f ऑफ c पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप बताता है। f ऑफ c पर जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की हुई है इसका स्लोप बताता है। m इज इक्वल टू स्लोप है ना इसका, इस टेंजेंट का, tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा क्या है आपका? एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। थीटा देखने से पता चल रहा है ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा एक्यूट है। तो जब एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। tan की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगा, यानी f डैश c कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। नहीं बात समझ में आया? नहीं आया समझ? आपने क्या किया कि ए बी इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट सी लिया, सी क्या है? एक जनरल पॉइंट है। उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के आउटपुट पर आपने क्या किया? टेंजेंट ड्रा किया। उस टेंजेंट का जो स्लोप है वही आपका डेरिवेटिव बताता है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आता है? पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा के केस में भी मैंने बताया था, मैक्सिमा और मिनिमा के केस में भी मैंने बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। तो यहाँ पे f डैश क्या आया है? पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए वहां पे इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ पे अगर यहाँ की केस में आप कोई भी c लेंगे, कहीं पे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया c, ठीक है ना, यहाँ पे c लेंगे, तो इस पॉइंट पर आप जो भी टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ऐसे करके आएगा। तो उसका स्लोप अगर ये थीटा है या मैंने अल्फा मान लिया सपोज दैट, तो m इज इक्वल टू tan अल्फा होगा इसका स्लोप, होगा कि नहीं? और स्लोप ही क्या बताएगा? स्लोप बताएगा इस पॉइंट c पर इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। c पर डेरिवेटिव f ऑफ c पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा आपका? f डैश c।
तो यहाँ पे एफ डैश सी आपको कैसे पता चला है? टेन अल्फा क्या, टेन अल्फा यहाँ पे क्या, अल्फा ऑब्ट्यूज है, 90 से ग्रेटर है, पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है? ऐसे 90 से ग्रेटर बन रहा है, 90 से ग्रेटर बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 से ग्रेटर, देखिए तुमको साफ साफ दिख रहा होगा इस तरीके वाला, और वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे इस तरीके वाला थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, 90 आपका ये है, यहाँ पे 90 ये है, तो 90 से ग्रेटर है, बात समझ आ रहा है? तो 90 से ग्रेटर 180 से ले सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या, निगेटिव, तो tan जब निगेटिव तो आपका एफ डैश सी भी निगेटिव, तो जब डेरिवेटिव निगेटिव हो जाएगा तो वो डिक्रीजिंग आएगा, और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो वो इंक्रीजिंग का केस आएगा किसी भी इंटरवल पे। अभी हम लोग इंटरवल पे कैसे चेक कर रहे थे, अगर किसी इंटरवल a, b पे आपको चेक करना था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो आप क्या करते थे, आप इस पे दो पॉइंट लेते थे x1 x2, उनकी फंक्शनल वैल्यू निकालते थे, फिर दोनों पे रिलेशन देखते थे कि x1 x2 में क्या रिलेशन था और उनके आउटपुट पे क्या रिलेशन आया। अब अगर ab पर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव चेक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है फंक्शन का इस इंटरवल पे, तो इस पे कुछ नहीं, उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव सिंपल फाइंड कर लो, तो डेरिवेटिव क्या बता देगा, आपका स्लोप बता देगा। अब ये स्लोप जो है, ये स्लोप की वैल्यू इसके बीच की किसी भी पॉइंट पर क्या आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे सी ले लेंगे आप, तो एफ डैश सी रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, एफ डैश सी अगर निगेटिव तो डिक्रीजिंग। ये डेरिवेटिव का यूज करके आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी आपको फिगर से समझाया था कि अगर कोई भी सपोज दैट लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ जो है आपका कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी फंक्शन है किसी इंटरवल, किस इंटरवल पे, ए बी पर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, तो आप कब उसको डेरिवेटिव के थ्रू बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग है और कब बोलेंगे कि ये डिक्रीजिंग है। तो आपका एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, कब होगा कि अगर एफ डैश एक्स आपका क्या है 0 से ग्रेटर हो जाए इस ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे ओपन इंटरवल पे आपको, अगर ओपन इंटरवल में ही, ओपन इंटरवल की सारी वैल्यू पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, तो सारी ओपन इंटरवल की वैल्यू पर अगर उसका डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल के लिए उसको क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे, ये यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। अभी वहां पे क्लोज के लिए हम लोग अलग तरीके से चेक करते थे, ओपन के लिए चेक करते थे, फिर बाउंड्री पॉइंट के लिए अलग से पॉइंट, नहीं बाउंड्री पॉइंट पर अलग से चेक करते थे, बट डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल पे आपको पता करना है इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या कर लेंगे कि ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट्स पर वो क्या हो जाना चाहिए, उसका डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर हो जाए। तो क्या सारे पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? ऐसा नहीं है, जनरल पॉइंट जैसे हम लोग सी ले लेते हैं तो उससे पता आ जाएगा कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है, वो सब पता चल जाएगा। कैसे क्वेश्चन करना है मैं बता दूंगा। इसी तरह डिक्रीजिंग के केस में होगा, अगर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो फॉर ऑल ओपन इंटरवल ए बी के लिए उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन होना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 से लेस होना चाहिए, यानी निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव निगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर बाय द वे कि आपका जो डेरिवेटिव है वो 0 आ गया, ठीक है ना, सारी वैल्यू के लिए, तो वहां पे आप क्या करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। अच्छा डेरिवेटिव 0 कब आएगा, डेरिवेटिव क्या बताता है, मैंने बताया था पॉइंट पे स्लोप बताता है, तो स्लोप आपका 0 कब होता है, जब tan थीटा 0 हो, तो tan थीटा 0 कब होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव dy ओवर dx, ठीक है। तो tan थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 कब होगा, जब x एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, नहीं बात समझ में आया, x एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई भी आपका ग्राफ है, सपोज दैट ये ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट पैरेलल मिलनी है x एक्सिस के, और किसी भी पॉइंट पे आप जहां जहां पे, उन्हीं को तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम में क्रिटिकल पॉइंट बोला, तभी तो dy ओवर dx फाइंड आउट करते हैं वहां पे 0 रख के, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे dy ओवर dx आपको 0 मिल जाएगा, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी के लिए 0 नहीं मिल रहा, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। बट जैसे मैंने एक फंक्शन सपोज दैट आपको ये दे दिया, ये इंटरवल ए बी पे आप चेक करो, तो किसी भी पॉइंट पे आप डेरिवेटिव क्या, जो भी स्लोप निकालेंगे, जो भी आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो ड्रा होगी इसी पॉइंट पे। ये एफ ऑफ सी होगा, तो यहाँ पे ड्रा करो, तो आपको ऐसे, तो है ना, ये लाइन का टेंजेंट क्या होगी, लाइन होगी, नहीं ना समझ, तो एक्स के पैरेलल ही हो जाएगा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आप अगर ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव जो है 0 आ जाएगा फॉर ऑल के लिए,
बस समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे मैंने एक और भी नीचे लिखा हुआ है, आपको इस बात को समझिएगा। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन का तब ऐसा होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर कोई भी फंक्शन है वो किसी इंटरवल पे डिफाइंड है, बस वो उस इंटरवल पे डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस है या नॉन डिफरेंशिएबल है, कैसा है उससे हमें कोई, वो केवल डिफाइंड है। फिर भी आपका अगर f डैश x 0 से ग्रेटर आ रहा है तो वो आपका इंक्रीजिंग होगा, और f डैश अगर 0 से लेस आ रहा है तो वो आपका डिक्रीजिंग होगा। बट अगर किन्हीं पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट वेयर f डैश x 0, अगर किन्हीं फाइनाइट नंबर पे उसका डेरिवेटिव 0 हो भी रहा है तो होने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं, ये जैसे आपको f(x) = x की पावर 3, ठीक है ना। जैसे मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा f(x) = x की पावर 3, ठीक है ना। अब इसको आपने डेरिवेटिव करना है तो ये क्या आ जाएगा आपका 3x²। डेरिवेटिव क्या आ गया आपको 3x²। अब किस पॉइंट पे डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा है तो 0 पे 0 हो जाएगा। x = 0 पे ये आपका जो डेरिवेटिव है वो आपका 0 हो गया। तो हो गया तो हो जाने दो, ये फंक्शन आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो बताओ। फंक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, x कुछ भी हो, तो इसका मतलब 3x² हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब डेरिवेटिव जो होगा, जनरल बात आ गई, डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। कुछ भी आप ले लीजिए, फॉर एवरी के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए जो इसका डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन कहां पे 0 हो जाएगा, आपको 0 पे 0 हो जाएगा। तो इसको ये भी लिख सकते हो कि f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तब भी ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन रहा, क्योंकि एक फाइनाइट केवल आपका नंबर आया है। वहां पे क्या था, आपको यहाँ पे फॉर ऑल इनफाइनाइट नंबर के लिए 0 आ रहा था, तब वो आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वहां पे नहीं बोल पाए, कांस्टेंट फंक्शन बोले, ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता, बात समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे अगर फाइनाइट नंबर के लिए f डैश x डेरिवेटिव 0 हो रहा है तब हम लोग उसको इंक्रीज या डिक्रीज बोल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक ही ऐसा नंबर है जहाँ पे वो 0 हो रहा है तो हम लोग उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेंगे। अगर आप इसका ग्राफ भी आप बनाते हैं ना, इसका क्यूब का मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना दे रहा हूँ आपका ग्राफ, तो ये ऐसे करके बनता है, ये x³ का ग्राफ है। तो अब x³ के ग्राफ में आप देख लीजिए कि आप कोई भी x1 x2 लेंगे, ये तो आपको इंक्रीजिंग दिख ही रहा है, कहीं पर भी आप ये x1 लीजिए ये x2 लीजिए, तो x1 ग्रेटर है x2 से, तो f(x1)f(x2) में भी वही रिलेशन आ रहा है, और यहाँ पे लेंगे तो वही रिलेशन आएगा, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो 0 आ रहा है, नहीं मैं समझ रहा। यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करो ऐसे, तो इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव tan थीटा, नहीं मैं समझ रहा। और यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पे आप ड्रा करेंगे तो इसका स्लोप क्या आने वाला है, इसका स्लोप क्या आएगा, ये थीटा आएगा ऐसे, पॉजिटिव एक्सिस लिया जाता है ना थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, बोले हर पॉइंट पे ये कैसा देगा स्लोप, पॉजिटिव देगा, ये डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो बोलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो वो मैं यहाँ पे बता रहा था कि अगर किसी फाइनाइट नंबर में अगर 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, बट अगर इनफाइनाइट नंबर पे आपको 0 आएगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, वो फिर कांस्टेंट होगा। नहीं बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसके जो है कुछ एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसका डेरिवेटिव का यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जांपल, ठीक है, नोट कर लो। दो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे हैं, उनको समझना है। ये पहले एग्जांपल है, सो दैट f(x) = x³ - 6x² + 12x - 18 is an increasing on r। देखिए इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो सिमिलर वर्ड है, बस वहां पे इक्वलिटी मैंने बता दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वलिटी नहीं आता है और वहां पे इक्वलिटी आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, बकाया आपको एक ही वे पे करना है, ठीक है ना, प्रोसेस दोनों के लिए सेम है। ये फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, सो दैट f(x) = x² is increasing on 0 to infinity, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वाला है आप इसको समझिएगा, आपको फंक्शन क्या दिया गया है, f(x) = x³ - 6x² + 12x - 18। आपके पास मेथड क्या दिए गए हैं, दो, एक क्या होता है x1 x2 आपने नंबर ले लिया, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप f(x1) f(x2) फाइंड आउट किए, तो इसका फाइंड आउट करेंगे तो बहुत लेंथी आएगा, अजीब सा बनेगा, ऐसा नहीं है, अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। और देखो एक बात और बता दें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में दो टाइप के होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि आपको फंक्शन दिया होता है और आपको पूछना होता है कि इस इंटरवल पे ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा।
ठीक है। दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन होते हैं, दूसरे टाइप इस तरीके से होते हैं कि आपको बताना होता है कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज होगा, किस इंटरवल पे डिक्रीज होगा। वहां पे आपको इंटरवल फाइंड आउट करना होता है कि किस इंटरवल पे वो इंक्रीज होगा, किस इंटरवल पे डिक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या होता है, इंटरवल गिवन होता है, फंक्शन को पता करना है कि कहाँ पे वो इस इंटरवल पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बात समझ में आया? तो अभी इस टाइप वाला फंक्शन है, आपको बताना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, ये बता देना है, ठीक है। तो हम लोग डेरिवेटिव के थ्रू जाने वाले हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सबको पता ही होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 2 12x और प्लस का 12, ये आने वाला है। फर्स्ट डेरिवेटिव हम करें तो बात समझ में आ गया ना? ओके, अभी यहाँ से देखो 3 आपको कॉमन आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 ऐसे आएगा। अब इजी हो गया, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। अगर देखो परफेक्ट स्क्वायर आप फंक्शन को बना लेंगे तो बहुत ही इजीली वे पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? आपका ये जो है f डैश x, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, तो आपको पता है कि x ये स्क्वायर है और स्क्वायर किसी भी नंबर का पॉजिटिव होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी ये क्या रहेगा, 0 से ग्रेटर रहेगा। लेकिन क्या ये 0 भी हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 2 पे हो जाएगा बेटा जी, नहीं x इज इक्वल टू 2 पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इक्वलिटी भी लगा सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली का केस खत्म हो गया। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका f डैश x है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इंक्रीजिंग तो है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग है ना, नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं हो रहा है, नॉन डिक्रीज। अब इंक्रीज हो रहा है, कैसा इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं, तो यहाँ पे नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपने बता दिया कि x आप रियल नंबर पे कोई भी ले लीजिए तो आपका जो उसका डेरिवेटिव होगा वो या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, इसलिए फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, समझ में आया, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तब हमको इसको पहचानना पड़ेगा, फिर उसका अलग वे है। फिर मैं तुमको आसानी से बताऊंगा, इस f डैश x को 0 बराबर रख दिया जाता है। इफ इस f डैश x को 0 बराबर रख के और फिर समझा जाता है वहां पे कहां किस किस इंटरवल में क्या क्या होगा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है। इसको 0 और इन्फिनिटी पे आपको चेक करना है कि ये आपको इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, इसका हमने क्या कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, अगर आप इसको x1 और x2 लेके करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको आप x1 और x2 लेकर के करेंगे तो हो जाएगा। देखिए आपने जब x1 और x2 इस इंटरवल पे लेंगे, कहां पे, 0 और इन्फिनिटी पे, यहाँ पे ऐसे ले लिए हमने और ऐसे ले रहे हैं कि आपका जो x1 है वो लेस है x2 से, मान सकते हैं, कोई भी इसके बीच के नंबर ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, इसके बीच में नंबर होंगे कैसे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे ना, ओके। तो जब पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर अगर आप करोगे, यानी x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है तो उनका स्क्वायर में भी वही इक्वलिटी रहेगी। बात समझ में आएगी? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है। अगर यही निगेटिव होता तो ना होता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर उसी इक्वलिटी पे रहेगा जैसे ये रहने वाला है। अरे सपोज दैट 2 है और ये 4 है, ये लेस देन, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो जो यहाँ पे है वही तो साइन यहाँ पे रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आपको ये पॉजिटिव ही है, यहाँ से पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, f ऑफ x1 और ये क्या हो गया आपका f ऑफ x2। तो देख लो, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस बनना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस बनना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ रही। बात समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, आगे समझ में। अब अगर सपोज दैट इस इंटरवल पे नहीं, आपको पूरे रियल नंबर पे कह देता, तो पूरे रियल नंबर के लिए अगर ऑन आर कह देता तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, क्योंकि वहां पे आप इसको नहीं बोल सकते, वहां पे आपको दो इंटरवल ब्रेक करना होता, एक 0 से इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, उन दोनों इंटरवल पे फंक्शन का बिहेव अलग होता। क्यों? अभी देख लो, अगर मैं इसी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कहां पे कर दूं, x1 x2 मैं ले रहा हूं इस बार माइनस इन्फिनिटी और 0 पे, ठीक है ना, और ऐसे ले रहा हूं कि x1 लेस है x2 से, समझिएगा। तो इनका स्क्वायर क्या होगा बोलो। अब देखना, यहां से जो x1 और x2 है वो इस इंटरवल से है ना, ये निगेटिव है। ये कैसे है, निगेटिव। और निगेटिव में कैसे होते हैं, निगेटिव नंबर समझ रहा, अगर -4 लिया है -2 लिया है, इनमें कौन ग्रेटर है, -2 ग्रेटर है, बिल्कुल सही। बट इनका स्क्वायर करो
तो -4 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो आपको पता चलेगा ये 16 आएगा और ये 4 आएगा, इक्वालिटी बदल जाएगी। नहीं बात समझ में आया? तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से पॉजिटिव मिलेगा तो इक्वालिटी बदलेगी, यानी ये अब ऐसे हो जाएगा। और ऐसे होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे f ऑफ x1 ग्रेटर हो गया f ऑफ x2 से, तो इनपुट में जो इनइक्वालिटी थी आउटपुट पे वो इनइक्वालिटी नहीं रही, तो यहाँ पे ये डिक्रीज कर गया। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग। आप अगर इसका फिगर भी बनाएंगे तो इसका फिगर कैसे आता है, आप सबको पता है, पैराबोला होता है ऐसे। समझ में आ रहा है ना? तो 0 से इन्फिनिटी का ये 0 है और ये इन्फिनिटी, ये 0 से इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी पे देख रहे हैं इंक्रीजिंग वाला केस बन रहा है। नहीं बात समझ आ रही? और माइनस इन्फिनिटी से 0 पे डिक्रीजिंग वाला केस बन रहा है। ये बात समझ में आ गई? क्या आ रहा है समझ में? और इसी को अगर पूरे रियल, अगर इस इंटरवल पे था, इस इंटरवल पे था, आपने पहचान लिया, लेकिन अगर रियल नंबर पे बोल देता तो आपको फिर यहाँ पे ऐसे x1 x2 लेके स्क्वायर करने पे दोनों कंडीशन बनानी पड़ती। एक बार जब दोनों पॉजिटिव हो, एक बार जब दोनों निगेटिव हो। तो उसके लिए अगर इसी को डेरिवेटिव से आप करो तो कैसे करेंगे, देखो समझना। अगर मैंने इसी क्वेश्चन को, ये बात समझ में आ गई ना? ये फर्स्ट प्रोसेस था, इंटरवल में आप एलिमेंट लेकर के भी कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव वाला भी किए, चलो जैसे आपका fx इक्वल टू क्या लिखा है, x स्क्वायर। अब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया f डैश x, क्या आने वाला है 2x, आ गया ना 2x। अब इसको आप पॉजिटिव है या निगेटिव है कैसे पता करेंगे? x तो आपको पूरे रियल नंबर के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, पूरे r के लिए x आप पूरे रियल नंबर से लेंगे, तो रियल नंबर में तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि जो f डैश x है कहीं पे पॉजिटिव होगा कहीं पे निगेटिव होगा, क्योंकि x कहां से है, रियल नंबर से, और रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो ये f डैश x भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। अब कहां पे पॉजिटिव कहां पे निगेटिव को कैसे ढूंढेंगे, तो आप कुछ मत करिएगा, सबसे पहले f डैश x को आप 0 के इक्वल रख दीजिएगा। f डैश 0 रखने का मतलब है आप वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो वही पॉइंट जो होते हैं ना वो चेंजिंग पॉइंट होते हैं कि उसके राइट और उसके लेफ्ट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मिलता है। ठीक है, अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना हुआ तो, जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम में पढ़े, तो f डैश x को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। ये इस रियल लाइन को चेंज कर रहा है। रियल लाइन आपका क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये क्या आ गया आपको 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 के राइट एंड 0 के लेफ्ट दो इंटरवल हो गए जिनमें आपका फंक्शन किसी इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा और किसी इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा। अब किसमें इंक्रीजिंग किसमें डिक्रीजिंग वो ढूंढो। तो देखो उसके लिए f डैश x का 0 के इधर आप कोई भी वैल्यू रख दो इस पे, तो 0 से जब पॉजिटिव वैल्यू रखोगे यानी 1 2 कोई भी वैल्यू लेकर रख दो। सपोज दैट यहां से आप कोई भी वैल्यू x1 अगर यहां पे रखेंगे ना, तो जब भी आप f डैश x1 करेंगे तो पॉजिटिव मिलने वाला है। नहीं बात समझ आ रही? क्योंकि नहीं बात समझ आ रही, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में x1 क्या है, पॉजिटिव, x1 पॉजिटिव है ना यहाँ पे। तो जब यहाँ पे रखोगे तो 2x1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो 2x1 पॉजिटिव, तो f डैश x1 क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है f डैश x ग्रेटर देन 0 है, यानी यहाँ पे इंक्रीजिंग है। और जब आप 0 से स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे कोई भी रखेंगे पॉइंट x2 सपोज दैट, तो x2 कैसा है, निगेटिव, तो जब x2 निगेटिव है तो 2x2 निगेटिव, तो 2x2 निगेटिव, तो f डैश x2 ये भी क्या आ जाएगा, निगेटिव, यानी 0 से स्मॉल। तो जब यहाँ पे f डैश x जो होगा वो आपका 0 से स्मॉल होगा। नहीं बात समझ आया? तो इस इंटरवल पे डेरिवेटिव पॉजिटिव, इस इंटरवल पे डेरिवेटिव निगेटिव, तो इसका मतलब जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग, यानी यहाँ पे जो आपका फंक्शन था वो इंक्रीज करेगा। कहां पे, 0 टू इंफिनिटी पे। ये इंटरवल हमने फाइंड आउट कर दिया, इंटरवल फाइंड आउट कर दिया। वहां पे इंटरवल चेक करने की बात कर रहा था, हमने यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट कर दिया इस तरीके से। नहीं बात समझ आया? और यहाँ पे आपका जो होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 पे आपका डिक्रीजिंग, तो आप किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग हो किस पर डिक्रीजिंग होगा आप डेरिवेटिव से वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? नोट कर। दो क्वेश्चन और हमने लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट फंक्शन fx इज इक्वल टू log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, 0 से पाई बाय 2 पे इंक्रीज करेगा एंड डिक्रीज करेगा कहां पे, पाई बाय 2 से पाई, यानी जो आपका ये फंक्शन है इस इंटरवल पे इंक्रीज करेगा इस इंटरवल पे डिक्रीज करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका fx इज इक्वल टू log sin x,
ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव से ही करना सही पड़ेगा। आप दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे x1 x2, फिर log के भी प्रॉपर्टी समझिए, साइन की भी, तो आपको डिफिकल्टी होनी पड़ेगी। तो यहाँ पे f डैश x करेंगे, log sin x का डेरिवेटिव पता है ना आपको, चेन रूल से क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, log fx है तो पहले 1 बाई, हाँ तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई साइन x इंटू साइन x का करोगे तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा ना, यही है। हाँ तो ये आपको cot x आएगा, आएगा कि नहीं आएगा cot x, ठीक है। अब यहाँ से तुम सिंपली भी समझ सकते हो, इसको जीरो रख लो तब भी पता लगा देगा वो, जीरो ना रखोगे तब भी पता लगा देगा। क्यों? क्योंकि f डैश x क्या आया है cot x, और किस इंटरवल पे आपको पता करना है, 0 से पाई बाई 2। तो जब आपका x 0 से पाई बाई 2 पे होगा, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो वहां पे cot x भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है सर। तो 0 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा, यानी जो डेरिवेटिव होगा f डैश x, जब cot x 0 से ग्रेटर है तो आपका जो डेरिवेटिव है वो भी 0 से ग्रेटर हो जाएगा, यानी इंक्रीजिंग हो जाएगा। नहीं बात समझ आई? यहाँ पे ऐसे भी सिंपल सोच सकते हैं। तो इस तरीके से किसी न किसी वे से आपको डेरिवेटिव की ओर पता लगाना है, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस चाहे ऐसे पता लगा, राइट। अभी इसको आपको इस इंटरवल से देखना था, तो ये कौन सा इंटरवल है, पाई बाई 2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जब आपका x पाई बाई 2 और पाई के बीच में होगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है ASTC से सेकेंड क्वाड्रेंट में tan cot निगेटिव होते हैं, केवल साइन और cos से भी पॉजिटिव होता है, राइट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो cot x हो जाएगा ये लेस देन 0 हो जाएगा, और cot x बोले तो f डैश x, यानी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। किस इंटरवल पे, पाई बाई 2 से पाई, नहीं बात समझ आए? तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से भी, क्वाड्रेंट के हिसाब से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको और इंटरवल अगर दिए होते तो आप वहां पर भी पता कर सकते। बट ऐसा इंटरवल जिसमें फंक्शन आपका इंक्रीज भी कर रहा हो, डिक्रीज भी कर रहा हो, जैसे मैं यहाँ पे बात कर दूं कि आपको x लेना है 0 से पाई पे। अब 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इंक्रीज कर रहा है टेन, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कॉट की विषय बात हो रही है, बस समझ आया। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग, क्योंकि इस इंटरवल पे दोनों चीज हो रहा है ना, तो इसका मतलब नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग होगा वहां। नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग हम फंक्शन के विषय में बोल नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों हैबिट्स हैं इसको, ठीक है ना। यही पे एक वर्ड आता है मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। उसका मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक का मतलब होता है फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, कुछ ना कुछ हो जरूर, ठीक है। उसको हम लोग बोल देते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। जैसे या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, अगर वो नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग फंक्शन है तब हम लोग उसको मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। इफ अ फंक्शन इज इधर इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग, या तो वो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, कुछ दो में से एक जरूर करे, तो उसको हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। वर्ड आ गया तो याद आ गया, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, समझ जाएगा, बात समझ आ रहा है। चलिए अब सेकंड जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस सेकंड क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, इंटरवल फाइंड आउट करना है। अभी आपने क्या किए थे कि क्वेश्चन दिया था और आपको उस इंटरवल पे वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वो फाइंड आउट करना था। अब आपको करना है कि ये क्वेश्चन है, इसके बीच में किन इंटरवल पे इंक्रीज होगा किन इंटरवल पे वो डिक्रीज होगा, वो इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वही प्रोसेस है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया आपने तो क्या आ जाएगा आपका cos x पे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x, बात समझ में आ रहा है। तो ये आपको आ जाएगा cos x प्लस साइन x, बात समझ में आ रहा है ना। अब इस इंटरवल पे आपको x लेना है 0 से 2 पाई के बीच। अब वहां पे आपको साइन की भी कैटेगरी चेक करनी है, cos की भी चेक करना है, तो इसको आप डेरिवेटिव के थ्रू आ जाइए कि आप इसको डेरिवेटिव को 0 कहां मिल रहा है, और जहां पे डेरिवेटिव 0 मिलेगा वहीं पे मैंने बताया उसके राइट और उसके लेफ्ट में आपको क्या होने वाला है, या तो फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बात समझ में आ रहा है। तो आप इसको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए f डैश x को 0 रख लीजिए, तो आपको यहां से क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x आपको किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस 0 के इक्वल। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि किस x पर वो 0 हुआ, किस x पर ये 0 हो जाएगा, तो किस x पे 0 होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको tan बना लो, tan आसान होता है बनाना, हम लोग इधर ले जाएंगे इसको, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है tan x इक्वल टू -1 होगा, तो बस माइनस पे इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो tan x इक्वल टू -1।
अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग tan π/4 की वैल्यू आपको 1 होती है और ये माइनस मैंने पहले लगाया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan, माइनस आपको हटाना है तो किस क्वाड्रेंट में tan आपका निगेटिव होगा, सेकंड और फोर्थ, ठीक है ना। तो फोर्थ में ले जाके आप सेकंड में आ जाओ, यानी पाई माइनस π/4 करोगे तो माइनस tan π/4 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू tan, ये आपका हो जाएगा 3π/4, ठीक है, 3π/4। तो जनरल वैल्यू लिख लीजिए किस किस वैल्यू पर, इसके बीच में ये है 3π/4, लेकिन क्या दूसरी वैल्यू भी है क्या इसके बीच में जो आपको जीरो बना देगा इसको, तो इसकी जनरल वैल्यू लिख लीजिए। आपने 11th में पढ़ा भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जनरल वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस अल्फा होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, nπ होता है ना, nπ प्लस अल्फा यानी 3π/4। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर होती है। अब आप इंटीजर रख के देखिए, जब आप n 0 रखेंगे, n आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। 3π/4 इसके बीच में है, यानी बिल्कुल सही है कि वो x इक्वल टू 3π/4 पर आपका ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको x में उतने से मतलब है कि इसके बीच में आए। बहुत ऐसी वैल्यू आएंगी, मैंने बताया इतनी वैल्यू होंगी जहाँ पे आपका ये फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन आपको केवल वो वैल्यू पकड़ना है जो इनके बीच में है। तो ये आपका इसके बीच में। दूसरा n इज इक्वल टू आप 1 लीजिएगा, तो 1 रखेंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 7π/4, और 7π/4 भी इसके बीच में है क्योंकि 2π से स्मॉल है ना। और आप यहाँ पे जब माइनस रखेंगे तो माइनस π/4 इसके बाहर निकल गया, तो इसके अलावा कोई और दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई। अब आप इसका इंटरवल बना लीजिए, स्केच करिएगा। आपको ये पूरी रियल लाइन बना दिया मैंने, आपको किस इंटरवल से बात करनी थी, 0 और 2π। आपको सभी जगह नहीं जाना, केवल 0 और 2π पे ध्यान रखना है, 0 पे और 2π पे। 0 और 2π के बीच ऐसी वैल्यू जहां पे फंक्शन 0 हो गया, क्या चल रहा है, जिसके बीच में 0 हो जाए, तो कहां पे 0 हो रहा है आपका 3π/4, ये आपका आ जाएगा 3π/4, और ये आ जाएगा आपका इसी के बीच में 7π/4। यहाँ पे आपका फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो आपका 0 से 2π के बीच में कितने इंटरवल हैं जहां पे ये फंक्शन या जो डेरिवेटिव है वो साइन चेंज करेगा, तो इतने इंटरवल आपको मिलेंगे, ये और ये 3 इंटरवल 1 2 3। अब इन इंटरवल पे डेरिवेटिव का आपका साइन देखना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि क्या होगा। अब आप साइन चेक कर लीजिए सभी इंटरवल के लिए, आप अलग से भी यहाँ से बना सकते हैं कि उस इंटरवल पे क्या साइन होगा, ठीक है। आप यहीं से समझ लीजिए। तो देखिए 3π/4 से स्मॉल आपका 0 होता है, तो अगर डेरिवेटिव में आप 0 रख देंगे, इसमें डेरिवेटिव आपका ये आया है ना, यहाँ पे f'0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, sin 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 आया, और 1 होता है पॉजिटिव, यानी इसके इधर आप कोई भी वैल्यू लेंगे वहां पे f' जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ये बात नहीं समझ में आई। देखिए 3π/4 से आपको लेफ्ट कोई भी वैल्यू, तो इसके लेफ्ट में ही तो 0 था, 0 वो वैल्यू नहीं थी जहां पे वो क्या हो जा रहा था, जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा था वो वैल्यू नहीं थी। हालांकि यहाँ पे 0 नहीं लेना है, 0 में इक्वलिटी नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं समझने के लिए, और नहीं तो आप 3π/4 से इधर से और कोई वैल्यू देख लीजिए जहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 3π/4 है, अब 2π/4 यहाँ पे होगा, इसके बीच में कहीं पर भी तो 2π/4 होगा, ये 3π/4 तो 2π और इसके लेफ्ट में ही होगा, यानी 2π/4 मतलब π/2, और π/2 यहाँ पे रख के देख लीजिए, तो cos π/2 क्या 0, sin π/2 क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे इसके इंटरवल में पॉजिटिव ही आना है आपको। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो ये इंटरवल आपको पॉजिटिव देगा, डेरिवेटिव f' चेक किया जाता है तो ये आपको पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करें 3π/4 और 7π/4 के बीच, तो इसके बीच कोई ऐसी वैल्यू जो अच्छी हो जहाँ पे ये फाइंड आउट कर सको sin cos, तो क्या आ जाएगा 3π/4 के बीच, यहाँ पे आपको पाई मिलेगा, यानी 3π/4 है तो 4π/4 इसी के बीच में होगा, और 4π/4 का मतलब पाई, नहीं बात समझ में आई, इसी के बीच में आपको 4π/4 होगा यानी पाई। अब यहाँ पे आप पाई रख के देख लो, तो साइन पाई की वैल्यू 0 और cos पाई की वैल्यू -1। एक आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके सारा वही कैटेगरी का फंक्शन होगा, तो यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, यानी इस इंटरवल पे जो f' है वो लेस देन है, बोले निगेटिव आ रहा है। अब इससे ग्रेटर आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये आपको क्या लिखा है 7π/4, आप 8π/4 देख लो, यानी 2π देख लो, ठीक है ना। हाँ
या अल्टरनेट बदलते रहता है वो साइन, तो यहाँ पे करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा ये इंटरवल। 2 पाई पे ही देख लो, 2 पाई पे करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है आपको माइनस, cos 2 पाई की वैल्यू क्या थी, -1 आता है ना, +1, ठीक है। आप देख लेते हैं यहाँ से, ये आपका 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई है, और ये 2 पाई, तो घूम के आप cos 2 पाई बोले तो cos 0 आ गए, नहीं बात समझ आए, 1 होता है तो पॉजिटिव 1 होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको पॉजिटिव, तो किस किस इंटरवल पे पॉजिटिव हुआ, जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव वहां पे इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ हो रहा है, अब यहाँ पे समझ सकते हैं, तो इंक्रीजिंग हो रहा है आपको 0 से 3π/2 पे, 0 3π/4, 3π/4 इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा है, और कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 7π/4 से 2 पाई के बीच, तो आप यूनियन लगा सकते हैं 7π/4 से 2 पाई, इसको ऐसे यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा फंक्शन, जहाँ पे निगेटिव है, ये आपको निगेटिव है, कहाँ पे 3π/4 और 7π/4, यहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा क्लोज करिएगा, यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग होगा, नहीं बात समझ में आया, हाँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं वो आपको रियल लाइन को उतने पॉइंट पे मार्क कर लीजिए क्रिटिकल पॉइंट, और उतने इंटरवल पे आपको डिवाइड हो जाएगा, और हर इंटरवल पे आप साइन चेक कर लीजिए डेरिवेटिव का कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, जहां जहां पे पॉजिटिव है वो आपका जो होगा इंक्रीजिंग होगा, और जहां पे डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है वो आपका डिक्रीजिंग। इजी है सारा मतलब, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हमने काफी ग्राफिकली ढंग से और क्वेश्चन पेपर हमने करवा दिया है, हो जाएगा आप लोगों से, आप एनसीईआरटी बुक या जो भी है आपके पास बुक उससे सॉल्व करेंगे तो काफी क्वेश्चन बन जाने वाला है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो टेंजेंट एंड नॉर्मल का होगा। ओके, थैंक यू।